हेलो दोस्तों, भारतीय युद्ध नीति के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे भारत देश की स्वतंत्रता के बारे में। मैं आशा करता हूं कि आप सबने स्वतंत्रता दिवस बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया होगा, पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे हम और हमारा देश आज भी इंग्लिश रूल की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। मैं आपके सामने अपनी बात 3 हिस्सों में रखना चाहूँगा। मैं शुरू करूँगा भाषा से, जिसको अंग्रेजी में लैंग्वेज कहते हैं। हम सब जानते हैं कि इंग्लिश हमारी भाषा नहीं बल्कि इंग्लैंड की मातृभाषा है। जो आप सब अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो भारत का नक्शा है, जो हमें बताता है कि भारत 28 राज्यों और 8 संघ राज्य क्षेत्रों से मिलकर बना है, जिसमें से हर एक में कम से कम 2 भारतीय भाषाएं जरूर बोली जाती हैं। भारत में 19,569 मातृभाषाएं हैं, जिनमें से 121 भाषाएं भारत के 10,000 लोगों से ज़्यादा द्वारा बोली जाती हैं और 22 भाषाएं ऐसी भी हैं जो कि ऑफिशियल हैं। ये सब आंकड़े मैंने आपके सामने इसलिए रखे क्योंकि ये हमारी भारतीय भाषाओं के हैं। इन सब से ये पता चलता है कि हमारे देश में कितनी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, पर फिर भी हमारा स्वतंत्र भारत सिर्फ एक ही भाषा में महारत हासिल करना चाहता है। वो भाषा है अंग्रेजी यानी इंग्लिश, जो कि हमारे भारत पर कब्जा करने वालों की मातृभाषा है। जो संघर्ष हमारे देशवासियों और स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारी और हमारे देश की आज़ादी हासिल करने के लिए किया था, उस आज़ादी का मकसद था अपनी एक अलग पहचान होना। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या मातृभाषा से ज़्यादा अच्छी पहचान हमें कोई दे सकता है? अगर हमारा भारत स्वतंत्र है तो हमने क्यों हमारी मातृभाषाओं को पनपने का मौका नहीं दिया? क्यों हम अपनी ही देश की भाषाओं में बात करने से शर्माते हैं? क्यों अपने देश की भाषाओं में बात करना पिछड़ा होने का संकेत देता है? अगर कोई हिंदी, तमिल, उड़िया, बांग्ला या फिर असामी में बात करता है तो वो अंग्रेजी में बात करने वालों के मुकाबले कम योग्य माना जाता है। स्वतंत्र भारत ने अपने ही उपनिवेशवादियों की भाषा को इतनी महत्वता दी है कि आज अगर आपको भारत में सफल इंसान का दर्जा हासिल करना है तो उसके लिए आपको अंग्रेजी भाषा का उपयोग करना जरूर आना चाहिए। आप सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी पेरेंट टीचर मीटिंग जरूर अटेंड करी होगी। हमें ऐसी बैठकों में अक्सर देखने को मिलता है कि लगभग सभी बच्चों के माता पिता यही चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी तरह अंग्रेजी भाषा का उपयोग करना सीख जाएं। यहाँ तक कि भारत में ऐसा माना जाता है कि जिस विद्यार्थी को अंग्रेजी भाषा में महारत हासिल है वह विद्यार्थी बाकी सब्जेक्ट्स में भी अच्छे अंक ला सकता है। हालांकि सच तो ये है कि अगर आप अपनी मातृभाषा में उत्तम हैं तो आप हर सब्जेक्ट को उसकी गहराई से समझ पाएंगे। मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इस विषय में रिसर्च करी है और मेरी रिसर्च के मुताबिक सन 1973 में जब एक रिसर्चर ने मेक्सिको के नेटिव अमेरिकन स्टूडेंट्स के ऊपर रिसर्च की तो ये सामने आया कि उन विद्यार्थियों का प्रदर्शन जिनको उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता था और फिर उस ज्ञान का परिवर्तन स्पेनिश भाषा में किया जाता था, उन विद्यार्थियों के सामने बेहतरीन था जिनको सिर्फ स्पेनिश भाषा में पढ़ाया जाता था। ऐसी ही एक रिसर्च हॉन्डुरस, ईरान और टोगो में हुई और इन सभी का परिणाम एक ही समान था कि जब एक बच्चे को उस भाषा में पढ़ाया जाता है जो वो अपने घर में इस्तेमाल करता हो तो उसके परीक्षा के अंकों में एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिलती है। भारत में कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि अंग्रेजी में महारत होना सफल होने के समान है, जिसका अर्थ है अगर आपको सफल इंसान बनना है तो आपको अंग्रेजी भाषा का उपयोग करना जरूर आना चाहिए। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप सब ने कभी सोचा है कि जापान, जर्मनी और चाइना जैसे देश विश्व के टॉप 5 इकोनॉमीज में से एक कैसे बन गए, जबकि इन देशों में कई लोग अंग्रेजी भाषा से ज़्यादा अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं? ये बात सोचने वाली है। आगे बढ़ते हुए मैं बात करना चाहूँगा इतिहास की। वो इतिहास नहीं जो हमने जिया है बल्कि वो जो हमें विद्यालयों में पढ़ाया जाता है। जो इतिहास भारतीय विद्यालयों में पढ़ाया जाता है वो भारत का इतिहास नहीं बल्कि भारत की वो छवि है जो ब्रिटेन भारत के लोगों के दिमाग में बनाना चाहता था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंपीरियल इंग्लैंड ने इतिहास को एक साधन की तरह इस्तेमाल करा है जिससे वो भारतीयों को दबा सकें और नीचा दिखा सकें। सन 1868 की बात है। मैक्स म्यूलर, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध एंडोलॉजिस्ट थे, उन्होंने द ड्यूक ऑफ आर्गाइल को, जो कि उस वक्त इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे, एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा कि भारत पर एक बार कब्जा किया जा चुका है और अगर एक बार फिर भारत पर कब्जा करना है तो वो शिक्षा के माध्यम से हो सकता है और ये तभी मुमकिन था जब भारतीयों को ब्रिटिश का लिखा हुआ इतिहास पढ़ाया जाए। हमें पढ़ाया गया है कि अलेक्जेंडर के इन्वेजन ने हमको सभ्य बनाया है। शाकाज और कुशांस हम भारतवासियों के लिए कुशल थे। मोहम्मद बिन कासिम, गोरीस, तुगलक्स, लोदीज, मुगल्स, इन सभी का इन्वेजन भारत के लिए बहुत ही लाभदायक था। यहाँ तक कि ये भी पढ़ाया गया है कि अकबर बहुत ही महान था। पर मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि क्यों हमें राजा मानसिंह के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता?
आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो अकबर की सेना के राजपूत कमांडर थे जिन्होंने अकबर द ग्रेट को अपना एम्पायर बढ़ाने में मदद की थी। शायद हमें उनके बारे में इसलिए नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि वो भारतीय थे और ब्रिटिश को भारतीयों का समर्थन करना कभी मंजूर नहीं हुआ। मैं आप सभी से एक सवाल करना चाहूँगा। वो सवाल है कि आज भी हमारी इतिहास की पुस्तकें इतनी सिलेक्टिव क्यों हैं? हमारी पुस्तकों में न्यूटन का जिक्र ज़रूर किया जाता है, पर जब बात आती है ब्रह्मगुप्त की, जो कि 6th सेंचुरी के मैथमेटिशियन थे, तो हमें उनका जिक्र किताबों में कहीं देखने को नहीं मिलता। भारतीयों को ये नहीं पढ़ाया जाता कि वो कोई उनमें से एक ही था जिसने न्यूमेरिकल्स की खोज सबसे पहले की थी। हमारी इतिहास की किताबों में वैदिक मैथ्स का जिक्र भी कहीं देखने को नहीं मिलता, जिसने पूरे विश्व को गणित का ज्ञान दिया और प्रभावित किया। हमें यह भी नहीं पढ़ाया जाता कि कैसे एंशिएंट इंडिया विश्व का सबसे ज़्यादा फेवर्ड ट्रेडिंग नेशन था। यहाँ तक कि इतिहास की पुस्तकों में से ये भी हटा दिया गया कि इंडियन सिविलाइजेशन का साउथ ईस्ट एशिया पर क्या प्रभाव था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अहोम डायनेस्टी जिन्होंने असम पर 600 साल हुकूमत की और ब्रिटिश को भी मात दी, उसका भी जिक्र हमें इतिहास के पन्नों में कहीं देखने को नहीं मिलता। हमारी पुस्तकों में पांड्याज और चोलास को इतना चमक धमक के साथ क्यों दिखाया और बताया गया है? ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी किताबें आज भी ब्रिटिश रूल से आज़ाद नहीं हो पाई हैं। और ये सब सिर्फ भारत के इतिहास के साथ ही नहीं हुआ, बल्कि पूरे विश्व के इतिहास के साथ हुआ है। जो हमें पढ़ाया जाता है वो ब्रिटिश के द्वारा लिखा गया है और रचा गया है। उदाहरण के लिए हम वर्ल्ड वॉर 2 की बात करते हैं, जिसमें सिर्फ ब्रिटिश और अमेरिकन ट्रूप्स को पूजा जाता है और उन भारतीयों का जिक्र कहीं नहीं किया जाता जो ब्रिटिश की सेना में थे। ब्रिटिश ने हमसे ये भी छुपाया है कि वर्ल्ड वॉर 2 का टर्निंग पॉइंट रशिया में नाजी आर्मी की हार थी। अब मैं आगे बढ़ते हुए बात करना चाहूँगा सोसाइटी की, समाज की और हमारे इंस्टीट्यूशंस की, जो कि मुझे लगता है आज भी ब्रिटिश के तरीके से चलाए जा रहे हैं। जब हमारे पार्लियामेंट में वोटिंग होती है तो हमारे भारत के चुने हुए पार्लियामेंटेरियंस आय और नो का प्रयोग करते हैं। Those in favor में से आए, those against में से नो। पार्लियामेंट में आपने दरबान की पोशाक जरूर देखी होगी, जो कि लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन के पीछे खड़े होते हैं। हमारे भारत में जजेस को आज भी लॉर्डशिप, योर ऑनर या माय लॉर्ड कह के बुलाया जाता है। और यहाँ तक कि हमारा पूरा जुडिशियल सिस्टम हमें कहीं ना कहीं ये एहसास दिलाता है कि शायद आज भी हम ब्रिटिश के तौर तरीकों से आज़ाद नहीं हो पाए हैं। ब्रिटिश ने शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ अलग अलग रिलीजन और एथनिक ग्रुप्स के लोगों को आपस में लड़वाया है, जो कि आज भी स्वतंत्र भारत में होता है। आज भी हम ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं और अपने बच्चों को इनोवेशन की आज़ादी नहीं देते। बच्चों को ग्रेड्स और टेस्ट स्कोर्स का गुलाम बनाया जाता है, जो कि ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा है। हम अपने आप को आज़ाद कैसे कह सकते हैं जबकि ये सब हमारे भारत में आज भी होता है? आज भी कितने लोगों के लिए इंडियन कपड़ों का स्टेटस मॉडर्न कपड़ों के स्टेटस से कम है। चाय और अंग्रेज़ी नाश्ता करना लोगों के लिए एक शान की बात हो चुकी है। ग्रेजुएशन के समय विद्यार्थियों को गाउन्स पहनाए जाते हैं और आज भी कई लोग गोरे काले में बिलीव करते हैं और पुलिस फोर्स द्वारा आज भी लाठीचार्ज की जाती है। हम शशि थरूर को उनकी अच्छी अंग्रेज़ी के लिए बहुत सराहते और पसंद करते हैं। हमें ब्रिटिश रॉयल फैमिली के बारे में सब कुछ पता है, पर हमें सतवाहनास के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। मेरा ये सब कहने का सिर्फ एक ही मकसद है, जो कि बहुत ही साधारण है। भारत ने कई क्षेत्रों में काफ़ी कुछ प्राप्त किया है, जो कि भारत से कोई नहीं छीन सकता, पर कई भारतीयों को आज भी ब्रिटिश ख्यालों से आज़ाद होने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।